नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हुमरा। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट UNCTA ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया गहराता जा रहा है। 2022 तक मंदी का साल होगा, ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है और ये भारत के लिए बुरी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक विकास की रफ्तार में गिरावट का असर पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और उद्योग जगत की राहत के बाद कुछ दिन बाद स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड उछाल दिखा, जिससे लगा कि अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना बढ़ रही है, लेकिन यह गलत साबित होता नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 2018 की 3% से घटकर 2019 में 2.3% रह जाएगी। साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है और कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं मंदी में फंस चुकी हैं। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम भी आर्थिक मंदी के करीब है, जिससे साफ है कि इस स्लोडाउन का असर सबसे ज्यादा भारत निर्यात पर पड़ेगा। न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम को पीएम मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के बारे में कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं सोशल मीडिया को गुड गवर्नेंस के लिए एक अच्छे टूल के रूप में देखता हूं। और साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि फेक न्यूज पर लगाम लगाना जरूरी है। तो आपको बता दें कि कॉर्पोरेट के सेक्टर में भारी टैक्स कटौती करने का ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने ये बात कही, टैक्स के जाल को खत्म करके जीएसटी लाए। और इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि नई सरकार बनने के बाद हमने 50 से ज्यादा ऐसे कानून को खत्म किया जो कारोबार के मार्ग में बाधा है। पीएम ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, सफर अभी बाकी है। साथ ही पीएम मोदी ने वैश्विक कारोबारियों को भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैप रह जाता है तो वो ब्रिज बन जाएंगे। भारत ने एक इकोनॉमी को 2 से 3 ट्रिलियन किया और अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का लक्ष्य है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर काम कर रहे हैं और इस पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने बिजनेस फोरम में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भी अभियान की जो शुरुआत की है उसके बारे में बताया। लेकिन सबसे मेन बात जो इस पूरे बातचीत में रही, जो सीईओ का जो हमें फीडबैक मिला बाद में, वो ये भी कि बहुत अच्छा रहा ये मुलाकात और वो काफ़ी इंप्रेस भी नजर आए कि निवेश करने का एक जरिया भारत के अंदर दिखाई देता है, एक बड़ा मार्केट भारत के रूप में दिखाई देता है। भारत ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। साथियों, जब 2014 में हम सरकार में आए थे तो देश की इकोनॉमी करीब करीब $2 ट्रिलियन के आसपास थी। बीते 5 वर्षों में हमने इसमें लगभग $1 ट्रिलियन जोड़ दिया और अब हम कमर कसकर $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है, हिंदुस्तान ही आपके लिए एक डेस्टिनेशन है। तो मैं चाहूंगा कि ब्लूमबर्ग के माध्यम से आप भारत में आइए, मैं भारत में आपके स्वागत के लिए तैयार हूं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दिनेश सिंह भाजपा नेता और साथ ही संजय गुप्ता कांग्रेस समर्थक, अभिषेक राजा अर्थशास्त्री हैं, राहुल लाल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, जो रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट का काम हो रहा है। सिर्फ $5 ट्रिलियन इकॉनमी बोल देने से $5 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं बढ़ने वाली। रिसेंटली ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग हाई, कॉर्पोरेट टैक्सेस जो कम करे गए हैं उनका कोई फायदा नहीं, बिकॉज जो इकोनॉमी स्लो डाउन, जैसे आपने भी रिपोर्ट में देखा, इकोनॉमी इज इन स्लो डाउन से बाहर आने के लिए आम आदमी के पास पैसा होना चाहिए था और आम आदमी के पास अगर पैसा होता तो वो ज्यादा खर्च करता। रादर देन रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स, दे शुड हैव रिड्यूस इंडिविजुअल टैक्स स्लैब रेट। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, कॉर्पोरेट के, अगर आप शेयर मार्केट के उछाल को देखें तो इसका कोई फायदा नहीं है। आपकी देखिए, ये वक्ती तौर का था जो हमने देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स में उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए, इनकी खुद की रिपोर्ट है 16 लेकिन कॉर्पोरेट्स को तो फायदा हुआ ना। कॉर्पोरेट्स को मार्केट को आप कह सकते हैं कि उछाल आया और वो एक महज कम होने से कॉर्पोरेट को फायदा तब होगा जब उनको प्रॉफिट होगा। जब
जब मंदी से अर्थव्यवस्था की रफ्तार ही सुस्त हो गई, सेल ही नहीं होगी, प्रॉफिट ही नहीं आएगा, तो टैक्स कम कर देने से क्या बेनिफिट है? इनकी खुद की 16 सितंबर की जो रिपोर्ट है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बोलती है, वो ये तक बोलती है कि चाय की सेल भी 2% कम हो गई। लोग, अब आप देखिए किस कदर मंदी देश में घुस चुकी पैसा है। नहीं। अच्छा, अगर एक और मैं आपसे सवाल पूछती हूँ अभिषेक, कि 2020 मंदी का साल होगा, अब ये रिपोर्ट ये कह रही है, और ये खतरा बढ़ता जा रहा है, ये भारत के लिए बुरी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार में गिरावट का असर पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। तो 2020 के लिए हम कैसे तैयार मैं तो होंगे? 19-20 में जी, मैं तो वही बोल रही हूँ। 19-20 में ही वही। मंदी आ चुकी होगी। फरवरी मार्च के आसपास लोगों की जॉब्स भयंकर तौर पर जा रही होंगी। ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी जॉब्स जा चुकी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पहले ही बहुत लेकिन जो मोदी जी की एक कोशिश हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो जैसे तो खुद ही अमेरिका कह रहे में हैं ना, visit देखिए वो होती तो है। गुड गवर्नेंस कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस सोशल मीडिया से आता है, क्योंकि उन्हें गवर्नेंस वहीं पर करनी है। ठीक है, उन्हें अगर सोशल मीडिया से चलाना है, इंस्टाग्राम से अगर देश चलाना है, तो फिर देखिए आज की डेट में जो बहुत सारे कॉर्पोरेट ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने, क्योंकि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय है मंदी, तो हम क्यों इतना निगेटिव हो रहे हैं? क्यों भारत के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं? क्यों नहीं हमें कोई उम्मीद नजर आ रही नहीं, है? उम्मीद इसलिए क्या नजर- क्या बैलेंस करने के लिए, नहीं, क्योंकि या समझ कोई में नहीं आ रही। उपाय है नहीं? क्या क्या उतना वक्त नहीं है क्या? इनके पास उपाय हैं। सरकार जब भी कोई ऐसा उपाय लाती है, उसे हाँ। 5-6 महीने लग जाते हैं रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट होने में। समस्या ये हो रही है, ये रिफॉर्म्स की बजाय स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं। इशू सिर्फ इतना है, ठीक है। रादर देन गिविंग स्टिमुलस पैकेजेस दे शुड वर्क टुवर्ड्स रिफॉर्म। ठीक है राहुल, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहला चीज तो जो पूरा ये मामला है, देखिए सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, सरकार ने कुछ बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा किए कि बैंकों का एकीकरण का मामला रहा, फिर ये कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का रहा। देखिए, जो समस्या है, समाधान दूसरी तरफ जा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स, देखिए पूरा अर्थव्यवस्था पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। जो समस्या है, अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख तंत्र होते हैं, डिमांड और सप्लाई। तो जो आपका डिमांड साइड है वो कमजोर है, यानी जो अभी मांग क्षेत्र है वो वहां पे कमी है। सरकार कहां पे सुधार कर रही है? सप्लाई साइड पे। देखिए, कंपनियों के पास दिक्कत नहीं थी कि उनके पास बनाने के लिए, मटेरियल चलाने के लिए, या उनके पास जो है कि पैसे की कमी थी कि वो मार्केट में अपना सामान नहीं ला पा रहे थे। उनको जो अपना उत्पादन बंद करना पड़ रहा है या फिर कम करना पड़ रहा है, उसका जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण ये है कि निचले स्तर पर डिमांड कम है, यानी कि लोगों के परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम है। ठीक है। तो सरकार ने अगर मान के चलिए कि अच्छा, ये जो 2018 की जो बात की है इस रिपोर्ट ने, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार 2018 की 3% से 2.3% रह गई है, तो इसको कितना बड़ा हम मतलब कैसे हम आकलन करें? थोड़ा सा सरल भाषा में मैं सरल भाषा में बता रहा हूं कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब से चीन अमेरिका का ट्रेड वार चल रहा है, तब से चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूं कि हम लोगों के पास चुनौतियों को अवसर में बदलने का मौका भी है, और इसको बदला जा सकता था, और हमारे इसके उदाहरण हमारे पड़ोस में ही है। मैं कह रहा हूं कि अभी हाल ही में आप देखिए, 2018 का रिपोर्ट देखिए, चीन अमेरिका का ट्रेड वार का सबसे बड़ा लाभ लिया वियतनाम ने, और वियतनाम का ग्रोथ रेट इस समय जो है कि वो सबसे अपने हाईएस्ट 10 वर्षों के हाईएस्ट ग्रोथ रेट पे जा रहा है वो। हम लोग बांग्लादेश को देख सकते हैं। देखिए, हम लोग को समझना पड़ेगा दर्शकों को कि चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन हम चुनौती को निपटने के लिए कुछ रणनीति बनाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि चीन अमेरिका के बीच में ट्रेड वार हुआ, तो चीन में कुछ जगह स्पेस भी बन रहा है, क्योंकि उसने अमेरिकी कंपनियों के सामानों के लिए टैरिफ बढ़ाया, तो वो जगह पे स्पेस बन रहा है। उस जगह पे जब स्पेस बन रहा है, तो उसको कौन लेगा? उसको कोई ना कोई तो लेने वाला होगा। देखिए, टेक्सटाइल के स्पेस को, टेक्सटाइल में चीन के बाद अब सबसे ज्यादा निर्यात किसका है? बांग्लादेश का निर्यात है। तो स्थिति यह है, लेकिन वो भी क्या टेम्परेरी ही होगा अभी फिलहाल? नहीं, मैं मैडम ये कह रहा हूं, ये सिर्फ ये कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए या जीडीपी को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए। नहीं, मैं ही कह रहा हूं कि देखिए, आपको देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग सर्वाइव के लिए बेस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं हम लोग। ठीक है। और इस बेस्ट कोशिश को हमारे पड़ोस में कम से कम तीन देश ऐसे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और वियतनाम। ये ऐसे 3 देश दिखते हैं जिन्होंने इसमें बेस्ट प्रयास किए, और वो अपने अर्थव्यवस्था के सबसे सर्वोच्च दिनों में चल रहे हैं। टेक्सटाइल में भारत का काफी डंका बजा हुआ करता था, लेकिन अभी स्थिति यह है कि भारतीय मार्केट में भी टेक्सटाइल सेक्टर में 40% बांग्लादेश घुसा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दिनेश जी तो के हम पास लोगों को ये सुधार करने की जरूरत है। दिनेश जी के पास मैं जरा जाऊंगी। दिनेश जी, ये कहा जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स हुए ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। ऐसा है। तो क्या और उपाय लाने की कोशिश होगी आगे? देखिए, उपाय तो एक सतत प्रक्रिया है, और जिसकी बात अभिषेक जी अभी कह रहे थे, इन्होंने एक टिप्पणी की कि सरकार में तो सारा कुछ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जो खुद यूज करते होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, उसका एक प्रधानमंत्री, जरा मैंने बीच में एक शब्द अभिषेक जी नहीं बोला, मैं सुन रहा हूं ना, आप सुन लीजिए, फिर जो आपको टिप्पणी करना करिएगा। वो प्रधानमंत्री का शब्द था जिसको आपने कहा, आपने प्रधानमंत्री पर कहा, तो इतना तो अधिकार मेरा है ही है कम से कम।
उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोट किया, तो आपने कहा सारा गुड फील वहीं चल रहा है। देखिए किसी भी सरकार में ना, आपने कहा कि सिर्फ कह रहे हैं, कोई भी चीज आपके अंदर भी ख्याल आता है, भाव में आता है, फिर भाव ही आपका विचार बनता है, फिर विचार बनता है तो अभिव्यक्ति में परिणित होता है, और जब अभिव्यक्ति में होता है तब आप कृतित्व में जाते हैं, तब करने के बारे में सोचते हैं। आज एक सरकार है जिसके भाव में पवित्रता है, जिसके विचार में शुद्धता है, और जिसके कृतित्व में जो कर रहा है तो सिर्फ राष्ट्र के लिए कर रहा है, ना तो अपने लिए कर रहा है, ना अपने परिवार के लिए कर रहा है। आज वैश्विक मंदी का दौर है, और उस वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत दृढ़ता के साथ खड़ा है। और जिसकी चर्चा आपने कहा, निश्चित तौर पर अभी देखिए, जितने अर्थशास्त्र जगत के विशेषज्ञ अपने को कहते हैं, इन्हीं में आपस में मतभेद है। जिस दिन हम लोग आज 2-3 बार इस पर चर्चा कर लिए, एक तरफ कारपोरेट कह रहे थे आप टैक्स घटने में नहीं, अरे क्यों नहीं होगा, हमको जो बताइए। एक तो जो पहले से कंपनियां काम कर रही हैं, उन कंपनियों के पास पैसा होगा, वो दूसरी चीजों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगी। दूसरी, जो नई कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत जो हम प्रधानमंत्री का सपना है, उनको जो हम प्रोत्साहन देंगे, जिनके लिए हम 12% कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, नंबर 1। और दूसरी चीज, आज प्रधानमंत्री जब जाके अमेरिका में कह रहे हैं, वहां उद्योग जगत के लोगों के साथ बैठकर जब वो आमंत्रित कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा 5 वर्षों में हमने 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन हमने किया है, अब हमको 5 ट्रिलियन जाना है। प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जो बड़े सपने देखते हैं, और देखते ही नहीं, बंद आंखों से नहीं देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। गुप्ता जी के पास जाऊंगी, राउंड चिंतित होने की जरूरत है, चिंतित रहिए, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। जल्दी से बोलिएगा, जरूर। मैम देखिए, ये कह रहे हैं कि टैक्स रेट कॉर्पोरेट का कम कर दिया, बहुत अच्छा करा। इंडिया में 90% जो कंपनीज है, दे आर प्राइवेट लिमिटेड, LLP और जो पार्टनरशिप फर्म है, और इंडिविजुअल HUF, उनका टैक्स रेट 30% है, लेकिन कंपनी का 15% कर दिया 1 अक्टूबर से। ये कैसे समझदारी है? मैं खाली सामान्य जनता के हिसाब से और मैं सिंपल करके रख दूं, जैसा दिनेश जी ने जो चीजें कही। निर्मला सीतारमण के 12 फैसले जो हुए, मैं एक सेकंड में, देखिए आप ये बताइए कि अगर मेरी कंपनी है आज के डेट में, ठीक है, हमारे कारपोरेट टैक्स घट गए, मैं अभी हमारा ये है कि मार्केट में हमारा डिमांड नहीं है, ऐसे स्थिति में हमको अपना उत्पादन घटाना पड़ रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का देख रहे हैं, हाँ। वो कट्स कर रहा है एक तरह से। हम लोगों ने देखा कि यहीं पे मानेसर और इन सारे प्लांट्स में जो है कि इसने मारुति ने कट्स किया। अब मान के चलिए कि आप उनके पास जब उनकी चीजें, अब एक वर्तमान में उनकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है जो संकट में है, ठीक है, जहां से कि सामान की आपूर्ति जो है कि मार्केट में डिमांड नहीं हो पा रहा है, ऐसे स्थिति में अगर आप उनको टैक्स कट दे भी रहे हैं, तो फिर वो सरकार का जो ये एम्बिशंस है कि वो पैसा बचेगा और फिर उससे निवेश होगा और वो दूसरा फिर इंडस्ट्री डालेंगे। आप बताइए, जब पहला ही नहीं चल रहा है, सामान्य भाषा में बताने थोड़ा मुश्किल है, जटिल है, थोड़ा मुश्किल है। नहीं, दूसरा संजय गुप्ता जी, मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूंगी। एक सवाल का छोटा सा जवाब, जैसे उन्होंने कहा ना कि $1 ट्रिलियन बढ़ गया, तो प्रधानमंत्री ने ये लक्ष्य रखा है। देखिए, हमें ये ध्यान देना चाहिए था कि ये सरकार का प्रदर्शन, यही सरकार थी 2016-17 में, ये ग्रोथ रेट 8.2% पे थी, तो आधा जो इनका कार्यकाल निकला है वो बेस्ट पीरियड था, लेकिन उसके बाद चूंकि रिसेशन आया हुआ है, तो ये अभी मुश्किल वाली चीज होगी अभी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये जुमलों की सरकार है, किसी भी तरह से अपने आप को सामने रख सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम किसी को माध्यम बनाए, या इनके पास एक पूरी फौज है जो झूठ बोलने का काम करती है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि इस देश के अंदर हमने GST ला करके सरलीकरण किया, ठीक है, 1 टैक्स 1 नेशन की बात की थी। कितने तो मैडम उसमें स्लैब है। दूसरी चीज, जो जरूरी चीजें थी, पेट्रोल डीजल आपने उसके अंदर नहीं डाला। आपने बिस्किट्स का रेट 28% कर रखा है, सीमेंट का रेट आपका 28% है, ऑटोमोबाइल्स का 28% है। कहां आप GST का बेनिफिट आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं? आप देखिए कि बिस्किट्स खाने वाले लोगों की संख्या इस देश में घटी है। और दूसरी बात जो आप भाई साहब कह रहे थे, मैं उस बात में जोड़ रहा हूं कि जो आपने कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचा दिया, आपने टैक्स घटा दिया उनका, मगर गरीब आदमी की जेब में क्या आया? जो बायर है, कांग्रेस भी कर चुकी है, ये सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही, कांग्रेस कर चुकी है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैंने कांग्रेस की तो बात नहीं की, मैं तो पहले इस बात के ऊपर जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस की, क्योंकि आप समर्थक हैं तो बात तो कर सकते हैं। मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा, बजाय इसके कॉर्पोरेट टैक्स के बड़े बड़े लोगों के जेब में पैसा डालने के, इस देश के गरीब आदमी के लिए बिस्कुट पर रेट घटाया जाता, इस देश के अंदर खाद्य पदार्थ के ऊपर GST घटाया जाता, इस GST के स्लैब्स कम किए जाते। ठीक है, अभी आप कह रहे थे सरलीकरण इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है वो सुनवाते हैं जी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ कहा है
जरा वो बयान हम सुनवाते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जो 5 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो कितना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था रफ्तार बहुत धीमी है, देश में रोजगार की बहुत जरूरत है, इसलिए अर्थव्यवस्था में जीडीपी कम से कम 10 होनी चाहिए। और कुछ बातें कही हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट, जरा वो सुनिए। जाने माने अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर आपका पहला कमेंट क्या है? नहीं, भारत की व्यवस्था को अभी तीव्र गति से आगे करनी है। माने उसकी जो विकास वृद्धि का दर है उसको अभी बहुत कम हो गया है, 5.5% हो गया है, जब 10 से कम नहीं होना चाहिए। 10% पर ईयर चलेगी 10 साल के लिए तो गरीबी और बेरोजगारी मिट जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमारे पहले तो 8% तक पहुंच गए थे, फिर धीरे धीरे घटने लगी है, तो इसको ठीक करना है। सर, जिस तरह भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षा है कि 2024 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था हो 5 ट्रिलियन की हो, अभी उसकी लगता है जिस तरह से विकास गति उस तरह से हम 5 ट्रिलियन की जो एक आंकड़ा है उसको पहुंच पाएंगे? अब अभी आधा है और उसको 5 साल में दोगुना करना है, तो फिर हमें 14.5% प्रति वर्ष करना है। अभी तक तो हम 5.5 पर चल रहे हैं, तो अभी तो असंभव लगता है। सर, आपको क्या लगता है कि अरुण जेटली के बाद निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह चला रही हैं कि किसी अच्छे अर्थशास्त्री की जरूरत है भारत की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए? ये तो प्रधानमंत्री को तय करना चाहिए, मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ, वो तो अभी आई है। सर, भारत की जनता चाहती है कि देश का वित्त मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी जैसा व्यक्ति हो जिसको अर्थशास्त्र का प्रकांड विद्वान है। मैं तो तैयार बैठा हूँ, प्रधानमंत्री को तय करना है, अब नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारत के ही नहीं विश्व के बड़े अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी। इनका कहना था कि मैं तो चाहता हूं पर अब भारत सरकार को तय करना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए उन्हें मौका मिलेगा कि नहीं। कैमरामैन नागेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, समय के लिए। और एक बुक का लॉन्च भी उनका था, पीछे आप देख ही रहे होंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी क्योंकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं। बहरहाल दिनेश जी, देखिए आप ही के यहाँ से आवाजें आ रही हैं कि जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बहुत असंभव नजर आता है जो अभी जीडीपी है। बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं, बहुत सहज तो नहीं है, किसी ने नहीं कहा। देखिए प्रधानमंत्री जी वही काम करते हैं जो चुनौतीपूर्ण होता है। कहते थे 370-35 से भी बहुत असंभव सा लग रहा था लोगों को, हासिल किया कि नहीं, इसको भी हम हासिल करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसे मत समझिए, जब वो कोई चीज कहते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको समझकर कोई टारगेट, और कोई भी टारगेट अगर प्रधानमंत्री ने लिया है तो इतिहास साक्षी है उसको समय से उन्होंने पूरा किया है। आप लोग टीका टिप्पणी आप करिएगा जब वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर गए। सर्वाधिकार सुरक्षित है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अपने कांग्रेस समर्थित साथी को। आप ये कह रहे थे कि आपने कारपोरेट टैक्स घटा दिया, बड़े घरानों को घटा दिया। अरे आपके समय में कम से कम वित्त मंत्री अपनी जेब में डाल के जेल में तो नहीं है, तो कृपया करके 5 साल से बीच में एक शब्द नहीं बोला। एक संजय जी एक शब्द मैंने बीच में आपको सुनता हूं, आप जो आरोप लगाते हैं ना, तो आपसे गुजारिश है तो कम से कम 5 साल एक टर्म पूरा होने के बाद दोबारा चल रहा है, एक भी भ्रष्टाचार तो प्रधानमंत्री हमारे वित्त मंत्री अपनी जेब में नहीं डाल रहे हैं। हम तो बार बार चुनौती देते हैं कि इसी स्क्रीन पे उमरा जी आधे पे चलवा दीजिए भारत की इकोनॉमी कितनी है और उसी पे कांग्रेस का भ्रष्टाचार, उनका भ्रष्टाचार। इसलिए हम कह रहे हैं आपको असंभव लग रहा है, सारों लोगों को असंभव लग रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री वही काम करते हैं, संभव करके दिखाने का नाम है। मैं दिनेश जी से कहना चाहता हूं तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा? अभी बताइए पूछताछ के लिए जरूरी है। आपने खाना छीन बता रहा हूं बीच में नहीं बोलता। अरे भाई अभी तो कहने दें आप, आपसे पूछा आपने गरीब की थाली से खाना छीन लिया, अरे बेरोजगार आदमी से नौकरी छीन ली, बिल्कुल नौजवानों से नौकरी बिल्कुल हम तिहाड़ भेजेंगे, बाड्रा से आपने गरीब को कुछ दिया नहीं। आने वाले समय में आपके भ्रष्टाचार को रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार तैयार रहिए, रफाल में दलाली आपने खाई है, बहुत बड़ी बड़ी दलालियां खाई है। अब मैंने आपको मौका दे दिया, आपने जवाब दे दिया। एक चीज मैं इसमें कहूंगा, लेकिन ये जो सिचुएशन अभी सामने आ रही है और हमें क्योंकि अभी और भी थोड़ा सा 2020 तक और भी ज्यादा हालात बद से बदतर होने वाले हैं, क्या ये सिचुएशन कांग्रेस ने 2013 में या वैसी ही सिचुएशन है या फिर उससे कुछ अलग हटकर आप देखते हैं इसको? नहीं देखिए ये सिचुएशन तो देखिए अभी इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है ये इस समय चीन और अमेरिका का बिल्कुल ट्रेड वार है। ये ट्रेड वार तो हम लोग देख रहे हैं कि हाल फिलहाल के समय पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है इस तरह का ट्रेड वार कभी इन दोनों तो फिर हम क्यों बार बार कंपैरिजन हो रहा है? अगर कांग्रेस होती तो वो संभाल लेती, या कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो इस तरह की बयान भी दे रहे हैं। देखिए इसका चीज ये है कि
देखिए 2008 के आर्थिक मंदी काफी बुरी हालत में थी। ठीक जो अगर है। हम लोग 2008 को देखें, देखिए 13 वाली स्थिति और 8 को देखते हैं तो 8 में चूंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था काफी कोलैप्स कर गई थी, ठीक है। लेकिन 8 की स्थिति से भी अगर हम लोग तुलना करते हैं, थोड़ा सा एक चीज ये है कि 8 के समय में जो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था था वो एक मजबूत ढंग से खड़ा हुआ था। ठीक है। लेकिन अभी अगर हम लोग 2019 की बात करते हैं तो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी काफी जो है उसका वो लड़खड़ाया हुआ है इस समय। ठीक है। एक तो ये अंतर आ रहा है। ठीक है। लेकिन देखिए चीज ये है कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई कब से है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है नोटबंदी और जीएसटी के बाद से ही लड़खड़ाई हुई है। ठीक देखिए है। सबसे बड़ी बात है कि असंगठित क्षेत्र और जो असंगठित क्षेत्र के साथ हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी साझेदारी करता हुआ है, उसी समय से जो स्थितियां बिगड़ी हैं सुलझी नहीं है। जैसे कि मान के चलिए, अब मैं कह रहा हूं कि जीएसटी में 28% का स्लैब खुद कहीं पे भी नहीं है। आप ठीक ये है। इतना ज्यादा हायर स्लैब जीएसटी में, ये कभी खुद हम लोग के स्वर्गीय जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, वो कई बार कह चुके थे कि धीरे धीरे हम 28% का स्लैब, जैसे ही गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी हम लेकिन 28% एक्सपेंडिचर स्लैब को उन्होंने हटाएंगे। हमेशा कहा, हाँ। अरुण जेटली जी ने कि हमेशा कहा कि एक्सपेंडिचर को आप लोग कंट्रोल करिए। हाँ, बिल्कुल, इसलिए बार-बार वो ये इलेक्शन तो के फिर नहीं लेकर है। भी काफी संजीदा हाँ, थे। बार-बार कहते ठीक रहे। है। पेट्रोल डीजल तो लेकिन जो सबसे गंभीर चीज जो अभी बार बार बात आ रही है कि हम लोग 5 ट्रिलियन, देखिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी तो बहुत दूर की चीज है। अभी तो हम लोग एक कह लीजिए कि स्थिति है, अस्तित्व के संघर्ष वाली स्थिति है अभी इस समय। क्योंकि देखिए अगर हम लोग के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो कह रहे हैं 8% का ग्रोथ रेट में भी काम होगा, लेकिन अब समय धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है, तो अभी वो 8% पे भी नहीं, हम लोग 5% ठीक पे हैं। तो ये है। अभिषेक राजा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं राहुल, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ट्रैक्टर की सेल 16.5% कम हो गई, टू व्हीलर की सेल 22% कम हो गई एक ही साल में। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रेवल साइकिल 25%। 1.8% कम हो गया। एंड जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। देखिए पिछले साल 2018 में जो मार्च में करंट अकाउंट डेफिसिट वाज $47 बिलियन। ठीक है। दिस ईयर इट इज $69 बिलियन टिल मार्च। इसके बाद से जो अर्थव्यवस्था में मंदी आई है, सुस्ती आई है, इससे टैक्स कलेक्शंस और कम हो रहे हैं। एंड जो दिसंबर का क्वार्टर है उसके जाने के बाद, लेकिन आरबीआई ने जो पैसा दिया उससे भी यहाँ पर कुछ बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.75 लाख करोड़ रुपीस उन्होंने रिजर्व से पहली बार दिया। ठीक है। उसमें से 1.45 का पैकेज तो कॉर्पोरेट को दे चुके। ठीक है। बचे 30,000 करोड़। ऑलरेडी पर मंथ जो सेस का कलेक्शन है दैट इज 8,000 करोड़, और जीएसटी जो स्टेट्स को कंपनसेशन के रूप में जाता है दैट इज 13,000 करोड़। 5,000 करोड़ का वो डेफिसिट है। अगले 6 महीने जाएगा। मंदी जब सुस्ती आ गई है तो टैक्स कलेक्शन धीरे धीरे कम होंगे एंड डेफिसिट बढ़ता जाएगा। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और फिस्कल डेफिसिट है, इसके बढ़ जाने के बाद ठीक है। गवर्नमेंट के बाद ऑप्शन नहीं है, अगर हाल फिलहाल में दीपावली तक ये रिफॉर्म नहीं लाए। लेकिन अगर निवेशक बढ़ते हैं, अगर निवेशक आना शुरू होते हैं, क्या क्या कुछ है आपके देखिए पास? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। देखिए तब मैडम, माहौल अगर थोड़ा संभलेगा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए उसी की कोशिश है जो ठीक ये है। हावड़ी है या बाहर जो काम बिल्कुल। करा गया है वो निवेशक लाने का ही तरीका है, और इससे रफ्तार मिल सकती है अर्थव्यवस्था को। कोशिश सही है, हाँ। और काम करा जा रहा है, ये नहीं कि काम नहीं कर रहे। समस्या लेकिन ये है- कितने इन्वेस्टर्स आते हैं और कितना इन्वेस्ट होता टाइम है, लगता है ना ये बहुत इन्वेस्टमेंट डिपेंड आने करता में। है। दूसरा ये जो स्टिमुलस पैकेज देने की बात है, देखिए 2008 की मंदी थी वो यूएस में मंदी थी, वहां से हम डायरेक्ट लिंक नहीं थे। इट वाज अ साइक्लिक इशू। स्टिमुलस पैकेज दिया था 2008 2009 में, काम चल गया। इस समय स्टिमुलस पैकेज देने का समय नहीं है, इस समय रिफॉर्म बीमारी अलग है। ये ज्यादा मुश्किल है, मतलब यानी मुश्किल वक्त हम कह सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइम होगा। देखिए हाँ? दो चीजें होती है। अगर आपकी जो साइक्लिक स्लो डाउन है वो स्टिमुलस पैकेज से करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगर स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है तो आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं। ठीक इस है। समय स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है, और जो रूरल मार्केट है उसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा टूटी है शहरी मार्केट से, ठीक है। इसीलिए साबुन, शैम्पू ये सब भी कम बिक रहे हैं। तो सोशल अगर रिफॉर्म चाय- लाने की जरूरत है अभी। जी, अगर चाय ठीक है। 2% कम बिक रही है तो सोच लीजिए बचा क्या है। ठीक है दिनेश जी। मैं देखिए खाली दो एक- चीजें बस हैं। थोड़ा अभी सा, जो जी। अभी राहुल जी ने भी कहा कि हाँ। दिक्कत क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक कैपेसिटी जो घटी है नोटबंदी का कारण। देखिए नोटबंदी का इफेक्ट गांव में ज्यादा नहीं पड़ा। मैं आपको बताता हूं, सारे लोग खुश थे गांव में, जितने लोग खुश हैं। उनके पास ब्लैक मनी नहीं था, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि घबरा गए। नोटबंदी में तो black money आया जरा ही एक नहीं ना। मैं बोला अरे ये black बोली money नहीं। आया कहाँ? मुझे राहुल जी कहाँ बोल मरे? ये देखिए 200 लोग कहाँ पर मरे? गांव में तो मरे। उमरा जी पहले बिहार नहीं में बोलवा मरे। लीजिए। हो गया ना? ठीक है, अब बोलने दिनेश दिया करिए। सबसे बड़ी समस्या पता नहीं क्या है, जैसे मैं शुरू होता हूं ऐसे सब ये, इसलिए मैं कह रहा हूं तो जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो कहीं नोटबंदी से हाँ परेशानी कितनी हुई, उनको लाइन में लगना पड़ा,
वो एटीएम जग जाते थे, पैसा नहीं मिलता था, बिल्कुल परेशानी हुई। लेकिन उनके कारण से आप कहिए कि उनकी बाइंग कैपेसिटी में कहीं दिक्कत आ गई, नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं बार बार आपके यहां भी मैंने कहा कि चूंकि भ्रष्टाचार रुका है, करप्शन रुका है, तो जो ब्लैक मनी लगती थी जिन क्षेत्रों में, वहां संकट आया है। आज लोगों के पास पैसा है, वो भी लगाने से हिचकिचा रहे हैं कि कैसे लगाएं। आज सरकार का कंसर्न उस तरफ से है, आप विश्वास रखिए हमारी सरकार, जो लोग बैठे हुए ऐसा नहीं है अभिषेक जी, वहां भी बहुत ज्यादा अर्थशास्त्री हैं, सबको एक एक चीजों का पता है। आज वैश्विक उनका जवाब तो सूर्यनारायण स्वामी ने दिया। हम कहा कह रहे हो हमारे नेता वो जवाब देंगे, हमारे नेता सलाह भी देंगे, हम तो सलाह और जवाब दोनों सुनकर आगे काम टाइम करते की थोड़ी कमी है, एकदम आप जल्दी से। रखिए कि 100% हमारा जो लक्ष्य है उसको हम हासिल करेंगे। हम 50 से ज्यादा व्यापार के कानूनों को गैर जरूरी जो था उसको खत्म। एक बात कहिए, हमारे कांग्रेस समर्थक साथी कह रहे थे, उमरा जी बस एक बात, इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल में वादा किया अरे उसी की बात मैं कर रहा हूं। जीएसटी में नहीं लाया। मैं उमरा जी वही बात कर रहा हूं। तो कांग्रेस के साथियों को आना चाहिए, और अगली बार संसद होगी तो उसमें इनको कहना चाहिए कि इसको जीएसटी में लाइए। हम तो रास्ता खोले हुए हैं। ठीक है संजय गुप्ता जी, अरे ये भी स्पष्ट नहीं है। कहिएगा, हमने हमेशा मांग की, और जिस तरह से आपने तो रास्ता ही बंद किया था। आपने तो पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने का तो आपने रास्ता ही बंद कर दिया है। आज जितना बीजेपी शासित राज्यों में डीजल बढ़ा दिया, तो कांग्रेस जानकारी ठीक है। क्या पूरे विश्व के अंदर पहले 10 जो देश है सबसे महंगा डीजल पेट्रोल आप बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन। अभिषेक टाइम नहीं है, 20 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, जल्दी से ब्रेक लेना होगा। जिस तरह रूरल इकोनॉमी का कोलैप्स हुआ है, उस तरह स्लो डाउन खत्म करना और उसका रिवाइवल बहुत टफ लगता है। ये हवाई बातें रह जाएंगी। कॉर्पोरेट टैक्स कम करना, ग्राउंड लेवल पर कुछ और काम करने की जरूरत है। मैं खाली देखिए, ग्राउंड लेवल के लिए आवश्यक है कि सरकार को अपना सोशल सेक्टर का खर्च बढ़ाना पड़ेगा। जैसे सरकार ने किसानों के लिए डायरेक्ट डीबीटी दे रहे हैं, उस तरह की कुछ और चीजों लेके आना पड़ेगा, जिससे कि सीधे सीधे रूरल सेक्टर के लोगों के पॉकेट में पैसे जा सके, वहीं से फिर परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जीएसटी घटाना पड़ेगा, एक मानसिकता गरीब आदमी की जिंदगी जानना पड़ेगा, सरकार बेरोजगार को नौकरी देनी पड़ेगी, लोगों को किसान को 5 साल से दिनेश जी आपकी सरकार है, और आपकी सरकार के दरमियान में ये समस्या उत्पन्न हुई है। समस्या ऐसी सरकार के और कांग्रेस के लिए विशेष कॉर्पोरेट लोगों के लिए, क्योंकि अब आप तो जेल जाना शुरू किए हैं ना, आम आदमी के लिए। अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे जेल भेजिए ना, आपके पास अभिषेक ठीक है संजय गुप्ता जी, अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के उस पार भी है एक अहम मुद्दा। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान प्रमोद पावा जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका, और यहाँ पर हम बात करेंगे जो मोदी जी और इमरान खान का भाषण होने वाला है यूएनजीए में, उससे पहले के हालातों पर भी बात करेंगे। और 27 सितंबर यानी कि कल कश्मीरियों के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल यूएनजीए में पीएम मोदी और इमरान खान की मुलाकात होने वाली है। कश्मीरी सोच रहे हैं कि मुलाकात से कुछ बदलेगा। ये मुलाकात नहीं बल्कि हम कहें कि भाषण जो होने वाले हैं उसका इंतजार है, कुछ समझ में आएगा कि क्या आगे होगा। शुक्रवार का दिन यूएनजीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, और यहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर भी नुमाया रहेंगी कि एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे पीएम मोदी और इमरान खान क्या एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, क्या दोनों के बीच दोस्ती का दम भरती तस्वीरें दोनों मुल्कों के लोगों को एक नई केमिस्ट्री का एहसास कराएंगी। पाकिस्तान मानता है कि कश्मीर की वादियों से धारा 370 की हरियाली चली गई है, और अगर भारत कश्मीर में बाकी शांति चाहता है तो उसे विशेष दर्जे को वापस बहाल कर देना होगा, लेकिन भारत इसे तवज्जो नहीं देता। इमरान अब तक भारत से बातचीत के अलावा हर दांव आजमा चुके हैं। परमाणु बम की धमकी और आतंकी साजिश से लेकर संयुक्त राष्ट्र की चौखट तक याचना कर चुके हैं, लेकिन अब 50 दिन बाद भी वो अहम मोड़ आ गया है जब पीएम मोदी इमरान के रूबरू होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस मौके पर फायदा इमरान उठा पाएंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत पाकिस्तान बातचीत को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत को करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें टेररिस्तान से बात करने से समस्या है। पाकिस्तान को टेररिस्तान बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकवाद की पूरी इंडस्ट्री बनाई है। भारत ऐसे देश से बात नहीं कर सकता जो आतंकवाद को प्रायोजित करता हो। Don't do the one thing which is actually unacceptable in the world today, which is to conduct terrorism as, in their eyes, a legitimate tool of statecraft, as a way of pressurizing you to come to the negotiating table. Now, it's not that it's never been done before in history, but it's not today acceptable as a sort of norm of international relations. हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। दिनेश सिंह जी हैं, बीजेपी नेता, साथी हैं प्रमोद पावा जी, विदेश मामलों के जानकार, संजय गुप्ता, कांग्रेस समर्थक, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद पावा जी, उससे पहले UNGA के भाषण से पहले जो तनाव हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों देशों के बीच और जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसको कैसे देखते हैं? जहाँ तक तनाव की बात है, हम वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। हमारे माननीय विदेश मंत्री जी ने आज जो बयान दिया, अपनी जगह वो उससे ज़्यादा कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट और एक राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति में और एक ब्यूरोक्रेट में कुछ तो फर्क होता है जो यहाँ पर स्पष्ट नज़र आता है। आज UN की हालांकि वो स्थिति नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, या जब वो शुरू हुआ था तब था। बीच में हमारा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन था, जब श्रीमती गांधी को सुनने के लिए हॉल खचाखच भरा हुआ होता था। कल क्या होगा ये तो जानते हुए भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके अलावा पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इमरान खान एक कमजोर छोटे से देश जिसकी आर्थिक स्थिति बदहाल है, उसके प्रधानमंत्री, पपेट प्रधानमंत्री, सेलेक्टिव प्रधानमंत्री होने के बावजूद आज OCI कश्मीर में हमारे विरुद्ध बोलता है, आज टर्की अर्दगान हमारे विरुद्ध बोलता है, आज ब्रिटेन की लेबर पार्टी हमारे विरुद्ध बयान देती है, आज ट्रंप जिसके लिए हमने हुडी डूडी किया, अपने टैक्स पेयर के पैसे खराब किए, वो बार बार इस बात के लिए कहता है कि मैं मध्यस्थता करूंगा। आज फिर उसने बयान दिया है। वो एक बार हमें कहता है मिस्टर मोदी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज ए लॉयल फ्रेंड। मैं दोबारा से जोर दे रहा हूं उस शब्द के ऊपर, क्योंकि विदेश नीति में शब्द बोलते हैं ही इज ए लॉयल फ्रेंड ऑफ अमेरिका। इज ही नॉट द लॉयल फ्रेंड ऑफ इंडिया? और उसके अलावा वो फिर कहते हैं इमरान खान इज ए ग्रेट लीडर, और दोनों मिलेंगे और दोनों देखेंगे और बात करेंगे। जहां तक आतंकवाद की बात है, कश्मीरियों के आतंकवाद की बात है, तो पाकिस्तान की तो ये ट्रेड पॉलिसी है। उसने सिर्फ कश्मीर में ही क्यों किया, उसने तो पंजाब में भी किया। कल ही उसने ड्रोन से पकड़े गए हैं, उसने अफगानिस्तान में भी किया। इस चीज को वो एक्सेप्ट कर चुका है। और अगर आप या हम सोचते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान अपने दम पर आतंकवाद फैला रहा होगा, तो ये भी सिर्फ ऐसा ही होगा जैसे शुतुरमुर्ग रेत के अंदर अपनी गर्दन दबा के सोचता है कि उसके विरुद्ध उसका जो है कोई दुश्मन नहीं रहा। हमें इसको एक बड़े सिनेरियो में देखना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि अगर उसके साथ 4 कंट्री ने खड़े होकर बोला है, अगर तुर्की ने हमारा नाम लेकर बोला है और OCI ने हमारा नाम लेकर बोला है, इमरान खान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो उन्होंने जो बातें कही हैं, वो उसकी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक धूर्तता है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो घुमा फिराकर अपने ऊपर लगे हुए आतंकवाद के और टेररिज्म और टेररिस्तान के आरोपों को अमेरिका के कंधे पर रखना चाहता है। और ये तो फैक्ट है कि अमेरिका और इजराइल ने ही वहां पर अल कायदा और बाकी जितने भी आतंकी गुट थे उनको सहायता दी, और उनको बनाने के लिए उनका केंद्र तो वही थे। दे वर द एक्सिस ऑफ टेररिज्म। ठीक है राहुल, आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए ये तमाम एक्टिविटीज और इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह की जो उन्होंने भाषा के बात की, आतंकवादी हमलों की बात उन्होंने की, सीधे उन्होंने बात की है बहुत ज्यादा खुलकर। उसके अलावा कि जो अभी पावा जी ने कहा कि अमेरिका का जो रोल है इस पूरे जो ये मध्यस्थता की बात करना और इस पूरी विजिट के दौरान जो इमरान खान या भारत से जो एक ताल्लुकात बनाने की कोशिश यहाँ पर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यह कि जैसे हम लोग देखा कि हाउडी का कार्यक्रम होता है और उसके अगले दिन ही उस समय जो उनके बयान थे, ट्रम्प के बयान थे, और अगले दिन ही जो ट्रम्प के बयान थे, दोनों में हम लोगों को दिखता है। तो यहीं से हम लोग को समझ जाना चाहिए अमेरिका जैसे महाशक्तियां किस तरह से पाकिस्तान जैसे देशों को प्रोत्साहित करते हैं गलत कार्यों को के लिए, विशेषकर आतंकवाद जैसे चीज़ों के लिए। जैसा बाबा साहब ने कहा भी कि अगर पाकिस्तान ने अपने विदेश नीति का टूल आतंकवाद को बनाया है तो क्या यह सामर्थ्य पाकिस्तान का अकेले का सामर्थ्य था? अभी जिस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट फूट रही थी, वो लड़खड़ा रहा था, बराबर हम लोग भारतीय पाकिस्तान के खिलाफ तो उनके इमरान खान के खिलाफ तो उनकी आवामी हो चुकी है, उनकी आवाम भी हो चुकी है। लेकिन सोचिए कि ऐसे में उसको मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी ने फिर से किया है, एकदम जो अच्छे से बहुत ज्यादा गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं होती, तो वो ट्रंप ही दिख रहा है कि ट्रंप उनको फिर से मेन लाइन के धारे में ला रहे हैं। देखिए आज अगर आप पाकिस्तान की स्थिति को देखते हैं तो सीधे सीधे जो है कि वो ट्रंप उनको पीछे से बैकअप कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं या सिर्फ उनको खुश कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये सिर्फ ये कहना कि मध्यस्थता करना है, सुबह कुछ और कहते हैं, फिर शाम को कुछ और कहते हैं। कितनी संजीदगी से ट्रंप को लेना चाहिए इस मुद्दे? ट्रंप के वक्तव्य को आप संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि वो अपना बयान बदलते हैं, लेकिन ट्रंप के जो कृत्य हैं उसमें बदलाव नहीं है। ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो डे वन से उसी गति और दिशा में जा रहे हैं। लेकिन हम जिसको कह रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और तमाम देशों का साथ भारत को मिला है, लेकिन यहाँ पर पावा जी जो है उससे अलग राय रखते हैं। नहीं, पावा जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए आप अब ये क्यों नहीं मानते कि इमरान खान को ऑक्सीजन देने का काम हमने ही किया है कश्मीर के नाम पर? नहीं, ये तो खैर मैं थोड़ा सा इस वाले प्रश्न का पहले उत्तर में दे लूं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर अभी इस समय अगर हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय जरूरतें थी, अगर एक पाकिस्तान के मामले पे तो हम लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि बार बार वो हम मध्यस्थता का मामला लेके आ जा रहे हैं। चलिए एक चीज हम कह रहे हैं कि अभी जो बार्गेनिंग सिचुएशन होना चाहिए था, जो ये ट्रिप में अमेरिका के संदर्भ में, हम लोग काफी ज्यादा सक्षम थे अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने में, लेकिन अमेरिका ने सिवाय जुबानी खर्च के हम लोगों को मोटे तौर पर कुछ भी हम लोगों के हाथ नहीं लगा। यानी कि अगर वो डील जो हुआ इस समय, उसमें हम लोग एक तरह से कहीं ना कहीं घाटे में रहे हैं उस पूरे मामले में, क्योंकि ना तो हम लोग टैरिफ को कम करा पाए उस मामले में। मेरा सवाल ये है, मेरा अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं है, यूएनजीए में जो भाषण होने वाला है दोनों नेताओं का, इमरान खान और मोदी जी का, उससे पहले जो हमें जो बॉडी लैंग्वेज ही कहते हैं कूटनीतिक उसमें, कि जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, जो आक्रामकता जो इसमें नजर आ रही है, इमरान खान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनके तमाम नेता या आर्मी की तरफ से जो कुछ आवाजें आ रही हैं, उसको समझने की जरूरत है। उसके लिए कश्मीर कितनी तैयारी में रहे या कश्मीर किस तरह से इंतजार करे उसका, क्योंकि इस डेट का बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था। देखिए मैं पहले ही कहा हूं कि देखिए एक तो पाकिस्तान का साइलेंट सहयोगी जिसने भारी निवेश चीन में करके, चीन ने वहां पे निवेश करके रखा हुआ है, चीन है ही। इसने इधर के हाल फिलहाल के समय में जैसी अपनी कूटनीति चलाई है पाकिस्तान ने, उसने अमेरिका को भी साथ किया। देखिए विश्व का बड़ा धड़ा, इसमें मानने में कोई शक नहीं है कि जो बड़ा धड़ा है वो हम लोगों के साथ है, लेकिन फिर भी इस तरह के महाशक्तियों को और कुछ देशों को पाकिस्तान अपने साथ करने में सक्षम रहा है, जिस कारण से कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान भी घूम रहा है। ठीक है, संजय गुप्ता जी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर खास तौर से जो हमारी नीतियां हैं, जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब, कि हमारी जो अमेरिका के सामने जिस तरह से हमने सरेंडर किया, जिस तरीके से उनका हमने बहुत प्रचार करने का प्रयास किया, जिस तरह से उनसे जुड़ा हुआ दिखाने का प्रयास किया, अगले दिन ही जो बयान आया उससे सामने आ गया। ना तो हमें वहाँ से कोई हमें पैकेज मिल पाया, जो हमने फाइनेंशियल पैकेज की बात की थी, और एक तरीके से बल्कि उन्होंने ट्रंप साहब ने ये कहा कि इनकी मध्यस्थता के, दोनों देशों की मध्यस्थता के बीच में मैं बैठने को तैयार हूँ, जबकि मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में हमारी कूटनीति की एक तरीके से हार है। उन्होंने पहले दिन कहा था कि हम जो इस्लामिक टेरर है उसके खिलाफ लड़ेंगे, अगले दिन उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। ठीक है, ट्रंप जो कर रहे हैं, लेकिन संजय गुप्ता यहाँ पर जो भारत में जिस तरीके से बॉर्डर पर हम देख रहे हैं, या जो ड्रोन से जो AK-47 तक भिजवाई जा रही है, या सैटेलाइट फोन्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, ये तमाम जो गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं, तो आगे के हालात कैसे नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देश के अंदर इस बात को लेके बहुत ज्यादा चिंता है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, तो उसके अंदर आज जरूरत ये इस बात की भी है कि जो सरकार है हमारी, उस सरकार को संजीदा होकर बजाय इसके कि जुमलों पर जाकर के उसको आगे बढ़ के उनकी इन सारी चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। हमारी जनता के अंदर एक विश्वास जगाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, सबका सहयोग लेना चाहिए, विपक्ष का भी सहयोग लेना चाहिए।
मगर ये सरकार किसी का सहयोग लेना नहीं चाहती है, ये हमें तकलीफ है। और इतने कड़े समय के अंदर जहां देश के अंदर आज पाकिस्तान से बहुत बड़ी चुनौती इस बात को लेकर के भी है, जो बात आप चर्चा कर रही है ड्रोन की या उसकी, उससे ज़्यादा आगे बढ़ के वहाँ के उनके कंट्री के अंदर जो बलूचिस्तान है, सिंध है, उनके अंदर भी आज एक माहौल इस किस्म का है जो बांग्लादेश के समय पर था, आज वो अलग होने को तैयार हैं। आज भारत का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा काम करना है, ठीक है। उसके लिए सरकार को संजीदा होने की आवश्यकता है। मैं संजय जी की बात में एक सेंटेंस जोड़ना चाहूंगा, प्लीज सर। सॉरी, आपको मैंने बीच में टोक दिया। इन्होंने अभी बताया ट्रंप से हमें कुछ नहीं मिला। हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में अभी बोला है कि ईरान इज द सेंटर ऑफ टेररिज्म। उसने पाकिस्तान को नहीं बोला है। पाकिस्तान को नहीं इसका बोला है। मतलब उसने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। ये हमारी बहुत बड़ी हार है, हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। मैं बोलूं अब, देखिए असल में क्या है हुमरा जी, किसी को पच नहीं पा रहा है। देखिए दो लोगों को ज्यादा तकलीफ है, एक तो पाकिस्तान को, दूसरा कांग्रेस को, और कुछ हमारे कांग्रेस की मानसिकता वाले हमारे राजनीतिक विश्लेषक या चर्चाकारों को। बस बाकी सारा देश खुश है, 130 करोड़ जनता खुश है, उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। दिक्कत क्या है? आप कह रहे हैं कि वहां गए, आपको हासिल क्या हुआ? आपको पैकेज, ये जाते थे तो अटैची लेके आते थे, अभी तक इनकी आदत वही पड़ी है कि हम गए अटैची लेकर आए क्यों नहीं। अरे राजनीति में, कूटनीति में क्या हासिल होता अभी आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, और आपको दिखने की जरूरत भी है, नंबर 1। और दूसरी चीज, आपने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को कहा, अमेरिका तो बार बार कह चुका है, सबको पता है कि पाकिस्तान जननी है, पोषक है और उसका एक्सपोर्टर है, सबको पता है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान, भारत उसको ठीक से समझा लेगा, उनसे निजात पालेगा। और आप कह रहे हैं कि बार बार प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पर अगर स्टेटमेंट वहां इमरान ना देते तो मुझे लगता है, मेरी जहां तक जानकारी है, शायद पहुंचने पर उनकी भी छुट्टी हो जाती। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का कौन सा लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हैं या उनको सेना चला, हम तो बार बार कहते हैं ना उनको सेना चलाती है ना लोकतंत्र चलाता है, उनको तो आतंकी चलाते हैं। आतंकियों के दया पर इमरान खान प्रधानमंत्री है, और उनसे जब आप तुलना करने लगते हैं, अरे उनकी औकात है। आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपको हासिल क्या हुआ, अभी आपको हासिल होना दिखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन आप धैर्य रखिए। और आप किस तरफ जा रहा है? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जहां कहा रहा है कि पाकिस्तान उसी तरफ से जा रहा है कि पाकिस्तान के हमारे हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया। ठीक है, हमारे रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट जी, एक सेकंड, मैं एक खबर बता देती हूँ इस दौरान कि जो अभी हुआ है हाल फिलहाल, यानी पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में आतंक और नकली करेंसी पहुंचाने की साजिश रच रहा है। यह खुलासा पंजाब पुलिस की जांच में हुआ है। पुलिस के मुताबिक पंजाब के तरन तारन जिले में पाकिस्तान ने उस महीने ड्रोन के जरिए 7 से 8 बार भारी संख्या में हथियार गिराने की कोशिश की। एक अधिकारी ने बताया कि ये पहला मौका है कि जब सीमा पार से जीपीएस से लैस ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए। उन्होंने ये भी बताया कि हथियार गिराए जाने का खुलासा तरन तारन में ऑपरेशन में इस्तेमाल अधजला ड्रोन मिलने से हुआ है, और इन हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में किया जाना था। रविवार को तरन तारन जिले में 4 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया था। प्रमोद पावा जी, तो क्या ये जो एक आवाजें जो निकल रही है जी, एक सेकंड आऊंगी दिनेश जी, मैं आपके पास नहीं आऊंगी मैं आपके पास, मैं उसी बात में हूँ, उसी मुद्दे पे हूँ, मैं आऊंगी आपके पास। प्रमोद पावा जी, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या चरमपंथी हमला, किस तरह का कोई हमला, क्या स्थितियां आप देख रहे हैं अभी? क्योंकि अब बहुत खुलकर चल रही हैं चीजें जो भी हैं। आज आप ड्रोन देख रहे हैं, आपको तब नहीं ध्यान रहा जब पठानकोट के लिए आर्म्स एंड एम्युनिशन आया था? आपको तब नहीं ध्यान रहा जब पुलवामा के लिए आर्म्स एम्युनिशन आया था? तो ये कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन आज ड्रोन्स क्यों दिखाए जा रहे हैं? और जिस ड्रोन को दिखाया जा रहा है उसकी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 3 से 4 किलो है। तो 3 किलो में वो इतना सामान कैसे लेके आ गया? बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जो हम चैनल पर नहीं कह सकते, ना कहने चाहिए। क्यों ना हम ये मान लें कि ये ड्रोन वाला जो भी अटैक था या जो भी इंसिडेंट था, इसको करके करतारपुर कॉरिडोर के प्रपोजल को टॉर्पेडो करने की कोशिश की जा रही हो। ठीक है, हमें आगे की सोचनी चाहिए। हम जो हो गया जैसे हो गया, हम एक दूसरे की बुराई करने से तो कोई इसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे ना। ठीक है दिनेश जी, देखिए 2 चीजें हैं कि पाकिस्तान, आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि पाकिस्तान अब हरकत करना बंद कर देगा? क्या नहीं करेगा। एक ही दिन में? ये किसने कहा आपको? वो कभी लेकिन नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। करेगा, आप शांत रहे, करेगा, इंतजार कीजिए, करेगा। पहले होता था ना, पहले रामपुर विस्फोट होता था, मुंबई अटैक होता था, संसद अटैक होता था, बनारस अटैक होता था, फैजाबाद अटैक होता था, उस पर विराम लगा कि नहीं लगा? निश्चित तौर पर
इसका मतलब, और कल हमारे सेनाध्यक्ष का बयान अगर आपने सुना हो सर, तो नक्सलियों फिर से पे जरा कितना एक मिनट में एक शब्द आपके बीच में नहीं बोलता हूं, एक शब्द किसी ठीक है दिनेश जी, जल्दी बात करें, मैं फिर जाऊंगा मैं जी। चुप हो जाता हूं, बुलवा लीजिए, मैं बात कर रहा हूं, ठीक मैं है, किसी के बीच में नहीं नहीं, बोलता आप अपनी हूं। बात कंप्लीट करें जल्दी जी। बताएं। अजीब स्थिति, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पता है, और कल बिपिन रावत जी का अगर आपने स्टेटमेंट सुना हो तो उन्होंने कहा है कि आज फिर से वो अपने लॉन्च पैड तैयार करें, जानकारी है, और फिर से एयर स्ट्राइक से आगे भी हिंदुस्तान बढ़ सकता है। आज वो हिंदुस्तान है कि जिसका सेना नायक ये कह रहा है, आज वो हिंदुस्तान है जिसका राष्ट्र नायक मोदी और कह रहा है। तो इसलिए अब पाकिस्तान की अंतिम अवस्था है, वो अपने आदत से बाज नहीं आएगा, और हिंदुस्तान को जो करना है, ठीक है हिंदुस्तान को करने से राहुल, नहीं ये होगा। एक बहुत ये यहाँ पर जो एक और पॉइंट मुझे मिला कि जो पहले बाधाएं थी सीमा पर वो भी अब खत्म हो चुकी हैं। अब सीमा पार जाकर भी इस तरह से स्ट्राइक करके हमले हो सकते हैं। तो अब पाकिस्तान जो है, क्या ये तमाम बातें उसके ध्यान में होंगी पाकिस्तान कि अगर कोई भी हरकत और ज्यादा इतनी बड़ी और होती है या कुछ और गतिविधियां बढ़ती हैं तो बहुत बड़ा एक जवाब मिलेगा भारत की तरफ से? नहीं, पाकिस्तान को ये चीज तो होगा कि भारत की तरफ से जवाब मिलेगा, लेकिन जरा सा मैं पहले दिनेश जी को कहना चाहूंगा कि राजनीतिक विश्लेषकों के टिप्पणी करने से कोई लाभ नहीं नहीं, होगा हम ये आपको। कहते हैं सिर्फ यहाँ नहीं, नेगेटिविटी, सिर्फ नेगेटिविटी। हम लोग रियल यहाँ में हिंदुस्तान आज में अगर रहते नहीं हैं, लग देखिए, रहा है हिंदुस्तान आप- में आप- रहते हो, राहुल जी। देखिए, मैंने आपके बीच में तो नहीं नहीं, बोला ना। बोला एक बार इसलिए कह रहा हूं, सुनिए, नहीं, नहीं, ये मैं- हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, नहीं, यहाँ आप लोग विदेश नीति- ऐसे बन जाते हैं विदेश यार। नीति की बात हो अजीब रही है, और स्थिति विदेश हो गई नीति में अगर हम लोगों ने अमेरिका के साथ संबंधों में हम लोगों ने जो अपेक्षा थी, जो देश का पावर था वो नहीं पाया, तो कहा जाएगा। हमारे विश्लेषण में है ये स्थिति, हम लोगों के ऊपर टिप्पणी करके कोई लाभ नहीं होना आपको। अब जो मेन चीज मैं नहीं, कहना आप चाह रहा हूं- प्रधानमंत्री पे टिप्पणी करिए, बस उसी से आपको लाभ होना है। नहीं, समस्या है ये। समस्या ये आप नहीं है, हिंदुस्तान की दिनेश सर, ठीक है, दिनेश आप जी, नीचे समझिए, इनको ये बात समझे- करने दीजिए। क्या राहुल, समझे हम? राहुल दिनेश पूरी जी, बात करें। हाँ, मैं एक चीज कह रहा हूं कि देखिए, पिछले बार भी मैं पहले भी मैं कह चुका हूं कि देखिए, जब भी इस तरह की कोई चीजें होती हैं, आप ये मान के रखिए कि एक तरह से पाकिस्तान और अमेरिका का जो गठबंधन है वो काफी घनिष्ठ गठबंधन है। ठीक है, हम लोग अगर अब इस घनिष्ठता के साथ समस्या क्या होती है, मैंने पहले भी कहा था कि जब पिछले बार हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया तो ट्रंप ने पहले ही ट्वीट करके कहा था कि आज भारत कुछ कठोर कार्रवाई करने जा रहा है। और जब हम लोग अभिनंदन की रिहाई हो रही थी तब भी ट्रंप ने ट्वीट करके सबसे पहले जानकारी दे रही थी कि आज भारत से बहुत बड़ी खुशखबरी आने जा रही है। तो एक तरह से आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि ऐसी सूचनाएं अमेरिका के माध्यम से पाकिस्तान भी जा सकती हैं? ये इस पे भी हम लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, अमेरिका पर्दे के पीछे आपके साथ भी है और अमेरिका पर्दे के पीछे हम लोगों के साथ भी है। तो देखिए, ये जो पूरी स्थिति है, कि अमेरिका क्या है वो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं इस हाँ। बात को अच्छे से नहीं, इसलिए कि अमेरिका का जो स्टैंड रहा है हमेशा से भारत या पाकिस्तान को लेकर वो अपने फायदे के लिए ज्यादा रहा है, और बिल्कुल यही रहा है। होता भी है अमूमन कि चाहे वो देखिए, आतंकवाद का भी पाकिस्तान- मुद्दा क्यों ना हो, हाँ, हाँ, कि जहां पर एक तरफ आतंकवाद कर इतनी बड़े जोर शोर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो मुद्दा उठाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसीलिए जरूरी हो गया बातचीत करना। जी संजय गुप्ता, जल्दी। जी, मैं कहना जी। चाहता हूँ कि अमेरिका के लिए मुद्दा इसलिए बात चर्चा की जा रही है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि मोदी जी इस देश के फादर ऑफ द नेशन होने चाहिए, अरे भाई, ये इसी बात के ऊपर चर्चाएं उठती हैं। इस तरह की चर्चाएं किस तरह से, ये तय अमेरिका की इसमें कहाँ आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें संजीदगी से सोचने की जरूरत है। जो विश्लेषक साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात को जोड़ रहा हूँ, इसमें उखड़ने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और सरकार ना तो विपक्ष को सुनना चाहती है, ना विश्लेषकों को सुनना चाहती है, ना अपनी कमी पे चर्चा करना चाहती है। सिर्फ जो उन्होंने डिसीजन ले लिया उसका फायदा उठाना चाहती है, महिमा मंडन करना चाहती है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं, जब हम चर्चा कर रहे हैं, आप एक तरफ तो कहते हैं कि अब अगली बात पीओके पर होगी, और दूसरी बात यह है कि जब ड्रोन हमारे अंदर तक आ रहे हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, कितना आपने नोटबंदी की थी, कितना नकली करेंसी दोबारा इंडिया के अंदर आ चुकी है, इस बारे पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे चलिए, हैं। अब आप भारत सुनना नहीं चाहते पाकिस्तान हैं। से अब नकली नोट आप पर सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है पावर जी, मैं तो सारा सुना। पावर जी, इमरान खान कमजोर हो चुके हैं, उनकी अर्थव्यवस्था जो के बहुत ही बुरे हालात अभी बने हुए हैं। ऐसे में आर्मी का रोल यहां पर आप कैसे देखते हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी है उसका, और इमरान खान का जो स्टैंड अब आगे होने वाला है? कल क्या बोल सकते हैं, क्या उम्मीद की जा सके ये इन सब हालातों के मद्देनजर? इमरान खान का भाषण जहां तक मैं समझता हूं बहुत तलखी भरा होगा, हमारे विरुद्ध होगा, हमारा नाम लेके वो हमारे ऊपर ब्लेम करेगा, और इनडायरेक्टली संकेतों में वो अमेरिका को इस सारे आतंकवाद और सारे गेम के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। उसके दो ही विषय रहेंगे, भारत का कश्मीर, कश्मीर के मानवाधिकार और अफगानिस्तान। ठीक है, आज जहां तक आतंकवाद की बात है, हम बार बार आतंकवाद का नाम लेते रहते हैं,
हमें नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद क्या होता है। जो कल तक आतंकवादी अमेरिका ने बनाए थे, मुल्ला ब्रदर्स, तालिबान, आज वो उन्हीं के साथ वार्ता कर रहा है। ट्रंप और अमेरिका आज आज उसको जब भारतीय वोट चाहिए तो वो हुडी डूडी कर रहा है, लेकिन उसी के देश का दूसरा बर्नी सैंडर्स हमारे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। इधर यही स्थिति हमारे साथ ब्रिटेन में है, यही स्थिति हमारे साथ दूसरे मुस्लिम ममालिक में है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। जहां तक सरहद पार करने की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। इस्लामाबाद तो क्या, तेहरान तक को 3 घंटे के अंदर कब्जा करना या उसको जीत लेना, लेकिन युद्ध आखिरकार युद्ध ही होते हैं और हमें फिर मेज पर ही फैसला करना होता है। ठीक है, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वार हुए हों या फर्स्ट वर्ल्ड वार हुए हों या ईश्वर ना करे थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला हो। ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल आखिरी पूछूंगी दिनेश जी। देखिए, 2 चीजें हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कल एक अवसर होगा, आपने पूछा, और वो अवसर इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए होगा। वो पाकिस्तान को किस हालत में देखना चाहते हैं, वो उनके एक अवसर है। अगर इस अवसर को भी गवा दिए तो जो चाहते हैं ना, जो हिंदुस्तान चाहता है वो होगा, जो पाकिस्तान चाहता है वो नहीं होगा। आज हिंदुस्तान इतना सक्षम है, और बार बार मैं कहता हूं कि दिक्कत पाकिस्तान से नहीं है, हिंदुस्तान में बैठे हुए जो पाकिस्तान समर्थक है ना, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जिनको हिंदुस्तान के करते हुए देखते हुए अच्छा नहीं लगता ना, उनको तकलीफ हो रही। हाउडी हाउडी करने वाले हाउडी हाउडी आज वहां अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, आज अमेरिका कर रहा है, दुनिया के सारे लोग कर रहे हैं, तकलीफ यहां हो रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के कभी गांधी परिवार के चरण पादुक बने होते थे, आज दिक्कत उनको हो रही। ये कह रहे हमसे राय नहीं ले रहे। अरे ये सब आपने नहीं बोला, आपके बस की आपने है नहीं क्या? बोला ना, आप केवल 56 इंच का सीना अरे बनाते हैं। बस आपके जगह है, बिहार जेल है, आप अलग कर दीजिए, शुरुआत हो गई है। आप चिंतित मत रहिए। अरे छोड़ दीजिए, क्या बात कर रहे हैं संजय जी, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये देख लीजिए, आप अपनी बात को छुपाने के लिए दूसरे ठीक है दिनेश जी, हमसे क्या संजय जी, नहीं नहीं, अरे आपको जो बोलना आप चला के संजय गुप्ता जी, बैठो, आप चला के देखिए कितना समय सारा ठीक समय है। भाजपा को दिया, कितना ठीक है दिनेश, अरे दिनेश जी, चला के देखिए। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बोला हूं तो सारा समय आप बोले। अब आप बोल दीजिए। अरे ठीक है, ये बहस का टाइम नहीं है संजय जी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए संजय जी एक सेकंड, दिनेश जी एक सेकंड, मैं इसीलिए बार बार चर्चा को ज्यादातर फोकस करवाना चाह रही थी कि जो भाषण होगा, जो उम्मीद की जा रही है, कश्मीर इंतजार कर रहा है, क्या होगा, और आतंकवादी गतिविधियां, मैं इस पर लगातार फोकस करने की कोशिश कर रही थी कि चर्चा उसी पर रहे, ना कि एक दूसरे पर, एक दूसरे की पार्टी पर इल्जाम लगाने के लिए। बहुत जरूरी है। इसमें पता नहीं लगता है कि भाजपा और कांग्रेस होने लगती है, दिक्कत इस बात की है। ठीक है, मैंने तीनों लोगों की बातों को सुना कि नहीं सुना, लेकिन जवाब करिए। आप तीनों लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, जब जवाब देने का नंबर आए तो आप दूसरे पे चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, एक सरकार में होने का एक ये बहुत नुकसान भी थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए दिनेश जी बात करिए अपनी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और वेंटिलेटर पर है पाकिस्तान। एक अवसर मिला है, उस वेंटिलेटर का लाभ उठा ले, नहीं तो आप जो कह रहे हैं हर देश का, अब पाहवा जी भी कह रहे थे, राहुल जी कह रहे थे कि अमेरिका अपना लाभ, अरे हर देश अपना लाभ लेना चाहता है, हर देश अपना लाभ देखता है। आप कहां से आ गए हैं? हिंदुस्तान अपना नहीं देख रहा है, पूरा मौका था भारत के पास इसमें लेने के लिए। भारत के पास हिंदुस्तान ज्यादा डील कर सकते जो हैं लाभ देखना था, जो डील चाहता था, क्या हिंदुस्तान ने वो किया? उन शर्तों पर किया। इसलिए आज हिंदुस्तान का ऐसा नेतृत्व है जो अमेरिका के शर्तों पर नहीं, जो रूस की शर्तों पर नहीं, जो अपने शर्तों पर काम करना चाहता है। ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछती हूँ दिनेश जी, मैंने आपको मौका दिया। राहुल, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, पावा जी मैं आपके पास भी आऊंगी, कि जो विदेश मंत्री का अभी बयान आया सुबह के टाइम, उन्होंने कहा कि जो वहां पर मानव अधिकार का जो हाल था, या जो जो आतंकवादी गतिविधियां वहां बढ़ रही थी, बुरहान वानी का भी उन्होंने जिक्र किया। 370 हम क्यों लाए, ये उन्होंने बताया। ऐसा क्यों बताना पड़ा, मैं ये भी जानना चाहूंगा। देखिए, एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 370 मेरा व्यक्तिगत जो विचार है कि 370 को सुरक्षा कारण से लाया गया, इसका समर्थन तो मैं भी करता हूं। एक दिन पहले विदेश मंत्री अगर बयान दे रहे हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि ये बयान क्यों देना पड़ रहा है। देखिए, सरकार जो वहां पे दिखाना चाह रही है लगातार कि वहां पे कोई विकास की कोई बयार नहीं है, वो ये दिखाने में लगी हुई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक तरह से इस समय जो हम लोग विकास के इंजन के रूप में किस राज्य को माना जाता है? गुजरात को माना जाता है। अगर गुजरात से हम लोग साक्षरता की चर्चा करते हैं, अगर तुलना करते हैं, तो गुजरात से साक्षरता दर जम्मू कश्मीर का ज्यादा है। गुजरात से लिंगानुपात की तुलना करते हैं, वो जम्मू कश्मीर का ज्यादा है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को हटाने की बात करते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर का ज्यादा है। सुरक्षा का मामला जरूर गंभीर है। गुजरात आपका विकास का इंजन रहा है, विकास का इंजन है गुजरात। बजट वाइज संक्षेप में 1 सेकेंड में, पर टाइम की कमी है, 20 सेकेंड है मेरे पास। बहुत मुश्किल है।
हूँ, लेकिन इसका कारण गलत बताए जा रहे हैं। ये गलत कारण आप बता रहे हैं। सुरक्षा कारण से मैंने भी समर्थन किया है, सुरक्षा कारण से मैंने समर्थन किया है इस चीज का, लेकिन अगर आप विकास कारण को मुद्दा बनाते तो उसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ। उसका विकास के मायने में जम्मू कश्मीर कई राज्यों से काफी आगे था। हो गया हो, क्या होना नहीं। ठीक है, चलिए हम कल का इंतजार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5 बजे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।